हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। लास्ट लेक्चर तक हमने एल्केन को फिनिश कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से किए गए हैं सो दैट कि आपका जो एल्कीन है उसमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन यहाँ से रिवाइज हो सके। तो चलिए इनके करिए क्वेश्चंस। हाँ जी, मैं हेल्प कराती हूँ इसमें आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपने बेटा ब्रोमिनेशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अगर ब्रोमिनेशन करनी है तो आपके पास अगर देखें तो ये आपके दिस वन और दिस वन, ये दोनों कार्बन एटम सेम है, सिमिलर है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ब्रोमीन डालती हूँ तो 1 ब्रोमो, यहाँ पर डालते हैं 1 ब्रोमो, और ये दोनों ही आपके प्राइमरी हैं। तो 6 तो है आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन और 2 है आपके पास सेकेंडरी। 2 हाइड्रोजन जो हैं वो हैं आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन। लेकिन ब्रोमिनेशन में आपको जो मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि सेकेंडरी में ब्रोमिनेशन में रेशियो क्या रहती है बेटा, 1:82:1600। तो यहाँ पे टर्शरी तो है ही नहीं। अब प्राइमरी का 1:82 में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, जिसमें आपको जो मेजर है वो मिलेगा CH3CH यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है जी। अब अगर मुझे क्लोरीनेशन करनी है बेटा, तो जो क्लोरीनेशन करनी है, अगर मैं उसमें 2 प्रोडक्ट बनाती हूँ, प्राइमरी, ये लीजिए जी प्राइमरी, और प्राइमरी के 6 प्रोबेबिलिटी फैक्टर, रिएक्टिविटी फैक्टर 1 है, तो इसके हो गए टोटल 6 ऑप्शंस। और इसमें अगर मैं टर्शरी बनाती हूँ तो ये सेकेंडरी अगर हम इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 है सेकेंडरी की ऑप्शंस, ठीक है ना, और उसकी रिएक्टिविटी है 3.8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 7.6, यानी कि यही यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। तो आंसर आपका यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन और यहाँ पर बनने वाला है जी 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया। नाउ HNO3 की प्रेजेंस में हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रेशन। यस, यहाँ पर होगी नाइट्रेशन, लेकिन याद करो जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें CH बॉन्ड के साथ साथ CC बॉन्ड भी ब्रेक करते थे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा, प्राइमरी अगर टोटल पूछे यहाँ पर आएगा प्राइमरी CH3 CHNO2, ये मिक्सचर मिलेगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा 2 नाइट्रो और CH3 CH2NO2 प्लस CH3NO2। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। सल्फोनिक एसिड, याद कीजिए मिनिमम 6 कार्बन एटम शुड बी देयर सल्फोनेशन के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा नो रिएक्शन। ठीक है जी। KMnO4 विद KOH, ये भी आपने याद करना है। इसमें भी हमने कहा था कि टर्शरी कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे नो रिएक्शन। नो डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर भी लिख सकते हो, क्योंकि KMnO4 का पिंक कलर है, अगर वो रिएक्ट नहीं हुआ, अगर वो यूज़ नहीं हुआ तो उसका पिंक कलर भी यूज़ नहीं होगा। तो इसका मतलब नो डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर। ठीक है जी। अगर वो यूज हो जाता तो उसका पिंक कलर क्या हो जाता, डिस्चार्ज। तो यहां पर नो डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर। क्लियर है बेटा। अब यहां पे देखिए आगे हमारे, हमने कहा कि हमें प्रोपेन बनाना है और विद जिंक HCl रिडक्शन ये किस में थी, हेलोजन से यहां पर हम कर सकते हैं। तो यानी कि CH3 CH2 CH2Cl। एक बात और मैं आपको यहाँ से भी करा देती हूँ, अगर मैं 2 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर भी 2 ब्रोमोप्रोपेन में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl NaOH, याद है ना, तो H पॉजिटिव डाल रही हूँ इन शॉर्ट, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये प्रोपेन आ जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद है 3 रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड एंड टीपीएच। और टीपीएच प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों से रिएक्ट करता था। याद है जी, सोडियम बोरोन हाइड्राइड प्राइमरी से रिएक्ट नहीं करता था। ठीक है, और उसके बाद ये है आपका सारा का सारा कॉरे हाउस का सीक्वेंस। कॉरे हाउस के सीक्वेंस में हमारे पास P क्या बनेगा, CH3 लिथियम आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, मिथाइल लिथियम आ गया। फिर ये गिलमैन रिएजेंट बनेगा डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट। ठीक है, और फिर हम इस पे डालेंगे इथाइल हेलोजन, कुछ भी हेलाइड डाल देंगे और ये हमारा बनाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो P है, यहाँ पर लिथियम डालने से जो P बना वो बना CH3Li, Q बना CH3 ट्वाइस लिथियम क्यूपरेट, और जो R है वो क्योंकि एक कार्बन एटम, मुझे 3 का बनाना है बेटा, एक कार्बन एटम है तो 2 लेकर आने पड़ेंगे, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपको, X विथ NaOH कैल्शियम ऑक्साइड यानी सोडा लाइम, इससे बनना है प्रोपेन। ठीक है जी, यानी डी कार्बोक्सिलेशन से मुझे N-1 बनता है, तो 3 N-1 से है तो N क्या होगा, 4 कार्बन एटम, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है जी, और जो हमने Y यहाँ पे यूज़ किया है वाया इलेक्ट्रोलिसिस, तो याद कीजिए इलेक्ट्रोलिसिस में जो एल्केन बनता है वो आपका विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो यानी कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हम मेजर देखते हैं, माइनर में तो प्रोपीन बना सकते थे लेकिन माइनर आंसर नहीं होता है जब तक वो पूछे ना। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोलिसिस से हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्यूटेन बना सकते थे लेकिन प्रोपेन नहीं बना सकते। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये आपकी ऑक्सीडेशन की रिवीजन है। अगर मैं O2 अगर यहाँ लिमिटेड नहीं लिखा तो मतलब एक्सेस है, तो यहाँ पर होगा CO2 प्लस वाटर, याद है ना। और कॉपर की प्रेजेंस में यहाँ पर होता था मिथाइल अल्कोहल, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिवीजन ऑफ एल्केन। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो बच्चे हमें एल्कीन बनाना है, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड हमें बनाना है। तो एल्कीन को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम मेथड ले रहे हैं दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन। अब अगर मैं एल्काइन सपोज मैंने ले लिया एसिटाइलिन, एसिटाइलिन में अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन डालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इथीन। ठीक है, एल्कीन मिल गया। और अगर एक और मोल इसमें ऐड हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा जी, फर्दर क्या मिलेगा, एल्केन। ठीक है जी, एल्केन के लिए मुझे अनकंट्रोल्ड मैनर में हाइड्रोजन डालनी है, लेकिन मुझे यहाँ एल्केन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एल्कीन। अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो मुझे अपनी रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप करना होगा, उसको आगे जाने से रोकना पड़ेगा। यानी कि एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, यानी आई वांट अ सेलेक्टिव प्रोडक्ट, सेलेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है ना। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड,
क्योंकि अगर मैंने अपनी हाइड्रोजनेशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो जाकर एल्केन पर रुकेगी, लेकिन मुझे आगे गाड़ी नहीं जाने देनी है, तो यानी कि मुझे वो गाड़ी अपने कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। किसकी गाड़ी? हाइड्रोजनेशन की गाड़ी मुझे कंट्रोल करनी पड़ेगी, यानी मुझे हाइड्रोजनेशन क्या करनी पड़ेगी? कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, या फिर इसको मैं क्या कहूँगी? कंट्रोल्ड रिडक्शन, ठीक है, या पार्शियल रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन नहीं होने देना है। अगर मुझे कंट्रोल्ड रिडक्शन करनी है तो मुझे कुछ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो कि मेरी रिडक्शन को रोक सके, फर्दर रिडक्शन को रोक सके। तो उसके लिए हमारे पास दो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हाँ जी, एक मिनट बेटा, हाँ जी, यहाँ पर हमें सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट हम डाल सकते हैं जिसको हम लिंडलार कैटालिस्ट कहते हैं। लिंडलार कैटालिस्ट के अंदर हम क्या होता है हमारे पास? पैलेडियम तो आप पहले से भी जानते हो, याद है? एक बार फिर से मैं इधर आती हूँ। अगर मैंने पैलेडियम डाल दिया, पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, सेविटियर-सेंड्रन्स रिएक्शन कुछ ऐसी ही थी जिसमें अल्काइन से हम एल्केन बना सकते थे, एल्कीन से भी हम अल्केन बना सकते थे। लेकिन क्योंकि मुझे उस पैलेडियम के एक्शन को कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक कैटालिस्ट चाहिए। कंट्रोल करने के लिए पैलेडियम या तो मैं यहाँ पर कार्बन की प्रेजेंस में डालूंगी, पैलेडाइज्ड कार्बन भी कहते हैं, पैलेडीनियम के साथ कार्बन, या फिर पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये पैलेडियम के लिए सपोर्टिंग कैटालिस्ट रहता है, या फिर पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, जिसको पॉइजन करना पड़ेगा कि मेरी रिएक्शन आगे ना जाए। दैट शुड बी पॉइजन्ड विद सल्फर या फिर क्विनोलिन। तो ये अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो उससे मेरी जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी एल्कीन पर। एल्काइन से एल्कीन बनेगा, एल्केन नहीं बन पाएगा। तो ज़रा मैं रिएक्शन लिखवा रही हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन में मैंने डाल दिया पैलेडाइज्ड कार्बन, कोक, तो ये आपका क्या हो गया? लिंडलार कैटालिस्ट। लिंडलार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सिर्फ अल्काइन को एक ही मोल हाइड्रोजन मिलेगा, वो भी कौन से साइड से? सेम साइड से। अगर दो रिएजेंट फ्रॉम द सेम साइड ऐड होते हैं तो हम उसे कहते हैं सिन एडिशन। इसीलिए लिंडलार कैटालिस्ट वाली जो एडिशन है दैट इज कॉल्ड सिन एडिशन, क्योंकि पैलेडियम मेटल है, उसके सरफेस पर हाइड्रोजन पड़ी है, तो वो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो सेम साइड से करेगा। तो सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड हुई और एक ट्रिपल बॉन्ड टूट गया तो वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए जी, यहाँ पर CH, इधर एक H और इधर एक H, तो ये आपके पास क्या बन गया? प्रोप 1 इन। अगर यही रिएक्शन अगर मैंने की होती ब्यूट 2 आइन के साथ, फिर देखिए क्या प्रोडक्ट बना सकते थे सेम लिंडलार कैटालिस्ट में। तो दो हाइड्रोजन एटम आप डालोगे फ्रॉम द सेम साइड, दो हाइड्रोजन डालोगे तो C डबल बॉन्ड CH3 ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे जो एक सेम लाइन में थे और H इधर आ जाएगा।
तो ये आपको ब्यूट-2-ईन बना है। और कौन सा वर्जन मिला है? क्योंकि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, तो सेम ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, तो यहाँ से हम इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। क्या कहेंगे इसको? सिस फॉर्म। ठीक है जी। इधर सिस या ट्रांस नहीं था, देयर इज नो GI। उसका कारण क्या है? बिकॉज टर्मिनल एल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। टर्मिनल एल्कीन्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ब्यूट-2-ईन की 2 वर्जन्स होती हैं बच्चे, एक सिस और एक ट्रांस, जिसमें से आपको सिर्फ सिस मिल रही है, ट्रांस नहीं। यानी कि स्टीरियो आइसोमर में से एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट मिल रहा है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब वन स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर, वन specific stereoisomer as a product। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव आइसोमर। ठीक है जी। अब इसका एक और एग्जाम्पल करिए कि आपके पास यही है, प्रोप 1 दिया मैंने बेटा आपको, और मुझे आपने आंसर ये बताना है। यहाँ पर मैंने पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डिटीरियम एंड यहाँ पे 1 मिनट, हाँ जी चलिए ये दोनों काम करते। एक तो मैंने पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डिटीरियम डाला और दूसरे केस में पैलेडाइज्ड कैल्शियम कार्बोनेट डाल रही हूँ साथ में, पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर मैं D2 ऐड कर रही हूँ। दोनों केसेस में आप मुझे प्रोडक्ट बना करके बताएंगे। बेटा जी यहाँ पर क्योंकि मैंने रिएक्शन को कोई भी पॉइजन नहीं किया है, यहाँ पर कोई भी कंट्रोल्ड नहीं किया, कैल्शियम कार्बोनेट कंट्रोल करता है, ठीक है, सल्फर भी डाल देंगे तो और अच्छी बात है और स्पेसिफाइज्ड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला है, तो इसका मतलब मुझे एक बॉन्ड टूटा DD, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा DD, तो यानी कि आई गेट द आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रॉपर एल्केन मिलेगा CH3CD2CHD2। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पार्शियल रिडक्शन करती हूँ, कंट्रोल्ड रिडक्शन करती हूँ, कैटालिटिक रिडक्शन करती हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एक ही बार D ऐड होगा, वो भी फ्रॉम सेम साइड। देखिए अब यहाँ पर 1 मिनट इसको स्पेसिफिक करती हूँ, ये लीजिए CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आया H, इधर आया D, इधर आया D, तो दैट इज कॉल्ड सिस। पहले केस में सिस ट्रांस नहीं था क्योंकि यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, ये प्रॉपर टर्मिनल था। अब ये सब्स्टिट्यूटेड टाइप ऑफ टर्मिनल एल्कीन है, तो यहाँ पर यस ये आपका सिस फॉर्म रहेगा। ठीक है जी बेटा, ये समझ में आ गई है रिएक्शन। तो यहाँ पे लिडनार कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमें मिलेगा स्पेसिफिक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, और वो भी सिन एडिशन। ठीक है, अब अगर हम इसी में ये ज़रा आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये लीजिए जी, ये यहाँ से, ठीक है, और विद क्वेश्चन। हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं कि अगर मुझे सिन एडिशन नहीं करनी, इसका दूसरा वर्जन भी अगर मुझे ट्रांस एडिशन करवानी है, तब मैं ये कैटालिस्ट नहीं डाल सकती, फिर मुझे दूसरी रिडक्शन करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में आप सोडियम या फिर लिथियम डालोगे, और वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। सोडियम या फिर लिथियम यानी अल्कली मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। यहाँ पर आपको एंटी एडिशन मिलेगी, यानी 2 हाइड्रोजन आटम एक दोनों अपोजिट साइड से
ठीक है जी, एक आगे से आ रहा है एक पीछे से, या फिर एक नीचे से आ रहा है एक ऊपर से। तो इस तरीके से इस रिडक्शन से हमें क्या मिलेंगे, ट्रांस आइसोमर। तो ट्रांस आइसोमर है तो ये भी आपकी क्या हो गई, स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको रिएक्शन दे रही हूँ, आप प्रोडक्ट बनाइए। लीजिए जी, डबल बॉन्ड, पहली बात तो आपको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए था, हमें अल्काइन चाहिए था, तो चलिए हम अल्काइन बना देते हैं CH। तो पहले तो ये आपने डाला H2, ठीक है जी, और वो भी यहाँ पर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, बर्च रिडक्शन हम कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि ये रिएक्शन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा टर्मिनल एल्कीन, तो यानी नो स्टीरियो स्पेसिफिक। लेकिन अगर मैं इसी केस में D2 डालती हूँ, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे मुझे D2 अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये सोडियम ही सप्लाई करेगा, यानी मुझे ND3 डालना पड़ेगा। और ऊपर भी मुझे अलग से हाइड्रोजन गैस नहीं डालते हैं हम, क्योंकि सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर कर H एटम, एक्टिव H एटम रिलीज करता है। इसका मैं मैकेनिज्म भी कराती हूँ, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलिए हम इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं। और मेडिकल वालों के लिए तो, मेडिकल वालों को तो बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉन मेडिकल वाले एक बार इस रिडक्शन को, इस मैकेनिज्म को देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मिला CH3C, एक D यहाँ से आया और दूसरा D आया इधर से, तो दैट इज द ट्रांसवर्जन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। दूसरे केस में हमने लिया CH3, ये लीजिए जी, हमने लिया ब्यूट 2इन। ब्यूट 2इन में एक में मैंने डाला लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और दूसरे में मैंने डाला पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं हाइड्रोजन गैस, और तीसरे में सिर्फ और सिर्फ मैंने पैलेडियम एंड हाइड्रोजन डाल दिया। तो ये तीनों प्रोडक्ट कीजिए, ये पूरी रिएक्शंस यहाँ से रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म, यस, C डबल बॉन्ड CH3, डन है जी, हो गया। और ये लेडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, CH, यस, सिस वर्जन, ये लीजिए सिन एडिशन, ठीक है। और तीसरे में अनकंट्रोल्ड रिडक्शन, पूरी तरह से आपको मिलेगा एल्कीन, ब्यूटेन, ठीक है जी, हो गई रिएक्शन। तो यानी कि अल्काइन से हम इसमें स्टीरियो सेलेक्टिव के थ्रू हम सिन एडिशन भी करवा सकते हैं, सिन से सिस मिलेगा और एंटी से ट्रांस मिलेंगे, लेकिन वो आपके टर्मिनल अल्कीन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मैकेनिज्म। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस मैकेनिज्म की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, रादर जेई और मेंस के लिए भी, जेई में एडवांस और मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये मैकेनिज्म नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन करा रही थी। एक्चुअली यहाँ पर जैसे आपने लिया सोडियम, ठीक है जी, जब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड ब्यूटाइन के अंदर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ब्यूटाइन के एक बॉन्ड को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, लो जी, यहाँ पर ये है 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली ये बॉन्ड आप इस तरीके से ब्रेक कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इसमें से एक के पास आ गया ये पूरा तरह से इलेक्ट्रॉन। तो जिसको इलेक्ट्रॉन गया है, देखिए ये तो आपका बन गया रेडिकल, डबल बॉन्ड C,
और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक और आ गया, यानी नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, तो यानी ये रेडिकल और ये आयन, इसको हम क्या कहेंगे? रेडिकल आयन, रेडिकल आयन। ठीक है, और ये रेडिकल आयन इसके पास हैं दो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टाइप ये रहेंगी, और ये बेटर ऐसे रहेगा कि ये आपस में एक दूसरे के एंटी फॉर्म में रहें, क्योंकि अगर ये सिस फॉर्म में होंगे तो ये रिपल्शन के थ्रू अनस्टेबल हो जाएंगे। इस वजह से ये अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे कि यहाँ पर ट्रांस या ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्म में रहें। ठीक है जी, अब आएगा आपके पास लिक्विड अमोनिया, क्यों जो कि एज अ सॉल्वेंट फॉर्म में है। तो ये लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को यहाँ पर दे देगा। तो ये आपका H जो है विदाउट इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, और फाइनली यहाँ पर आपका बनेगा C रेडिकल डबल बॉन्ड CH3। पहले था रेडिकल आयन, आयन खत्म हो गया, अब सिर्फ यहाँ पर क्या बचा है? रेडिकल। अब सिर्फ यहाँ पर क्या बचा है? रेडिकल। ठीक है, और साथ में माइनस NH2 नेगेटिव, क्या बाहर निकल गया? NH2 नेगेटिव, जो कि सोडियम के साथ रिएक्ट कर कर Na पॉजिटिव के साथ NaNH2 बना लेगा। ठीक है जी, अब यहाँ से फर्दर अब फिर से वही स्टेप होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, सोडियम मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हुए हैं, और यहाँ से ये रेडिकल से अब ये एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम स्टेप फिर से फॉलो होंगे, फिर से चलेंगे। अब ये क्या बन गया? आयन, कार्बे एनायन। ठीक है जी, और ये विनाइल फॉर्म का एनायन है। ये देखिए विनाइलिक कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव हाइड्रोजन। फिर से आप क्या होगा? फिर से लिक्विड में NH2 अमोनिया जो है, यहाँ से ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पर सप्लाई कर देगा, वो भी ट्रांसपोजिशन पर। इसीलिए इसको हमने क्या कहा है? एंटी एडिशन। ऐड हुआ है वो भी अपोजिट साइड से एंड ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। ठीक है जी, तो ये फुल मैकेनिज्म एक बार से जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एल्कीन चैप्टर वैसे भी आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए, मेंस के लिए या एडवांस के लिए, सभी के में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये आपका ख़त्म हुआ। आगे चलते हैं हम method, second method of preparation, that is dehalogenation. Dehalogenation एक्चुअली जो भी आपकी ये रिएक्शन जाएंगी, ये वाया एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी, मतलब एल्कीन फॉर्म होगा एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हम करने जा रहे हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ विजिनल। विजिनल क्या होता था? जब दो डिफरेंट पोजीशन पर हेलोजन होते थे। हमने पहले भी पढ़ा है जेमिनल सेम पोजीशन पर, तो चाहे विजिनल लो या फिर जेमिनल लो, यहाँ पर डाई हेलोएल्केन्स में प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हेलोजन, हेलोजन यानी कि या तो वो Cl2 फॉर्म रिमूव होगी, I2 फॉर्म होगी, Br2 फॉर्म रहेगी, यहाँ पर डीहैलोजिनेशन। और आयोडीन का बॉन्ड अच्छे से टूटता है, तो डीहैलोजिनेशन में -I2 इज फास्टर देन -Br2 एंड विच इज फास्टर देन -Cl2। तो ये आपकी फास्टर रहेगी। तो क्या चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर अब आप देखिए, अगर मैंने लिया है CH3CH, ये लीजिए जी, मैंने विजिनल लिया है, अपोजिट पोजीशन। हाँ जी,
तो यहाँ पर ये विजिनल है, 2 हेलोजन आर ऑन एडजेसेंट पोजीशन, और यहाँ पर हमें डालना है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और हीटिंग देनी है। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस, और साथ में हीटिंग ऑलवेज एलिमिनेशन को फेवर करता है। हीटिंग से एलिमिनेशन फास्ट हो जाती है। तो एक हेलोजन यहाँ से निकलेगा और दूसरा हेलोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा एल्कीन। क्लियर है जी? एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। अगर जिंक अल्कोहल की बजाय जिंक कॉपर अल्कोहल लिया होता, ठीक है, CH3OH, तो रिडक्शन होती थी। तब क्या होता था? रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन मतलब CH3 CH2 CH3 एल्कीन आ जाएगा, ठीक है। या फिर अभी हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तब भी यहाँ पर रिडक्शन होनी थी। लेकिन जिंक अकेला अल्कोहल एंड हीटिंग होगा तो बनाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है जी। अब हम आगे की बात करते हैं। यही रिएक्शन जेम के साथ भी जेमिनल होगा, तब भी आपका इसका मैकेनिज्म हम नहीं कर रहे हैं, तो जेमिनल को भी हमने वही सेम करना है। जिंक अल्कोहल, यानी यहाँ पर मैं मिथाइल अल्कोहल ले रही हूँ, हीट कर रही हूँ, एंड हेयर आल्सो आई एम गेटिंग एल्कीन, ठीक है जी। तो ये हो गई डीहैलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का रिमूवल। तो हेलोजन का रिमूवल है, चाहे वो विजिनल पर है या जेमिनल पोजीशन पर है या एडजेसेंट पर है या फिर सेम कार्बन एटम पर है, तो वहाँ से हमें मिलेगा एल्कीन, ठीक है। क्लियर है जी? अगर टेट्रा होते यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे CH3CCl, वैसे अल्काइन में भी दोबारा से करेंगे इसको, लेकिन लीजिए जी यहाँ पर टेट्राहेलाइड्स हैं, तो टेट्राहेलाइड में मैंने जिंक अल्कोहल डालकर हीट कर दिया, तो आपका ये गया और ये गया, और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? यस, ट्रिपल बॉन्ड CH3CH, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए नाउ नेक्स्ट इज ये रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसकी ये सारी कहानी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम रिएक्शन करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हमने ऊपर क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके पास है जी। CH3 CH2, इसके एक हाइड्रोजन को मैं खोलकर लिख रही हूँ, दैट इज CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH, यहाँ पर जो एलिमिनेशन होती है ना बेटा, वो ट्रांसपोजिशन से होती है, तो मैं यहाँ पर इसको ट्रांस ही बना रही हूँ। क्यों होती है वो हम मैकेनिज्म से सीखेंगे। और रिएजेंट आपको यूज़ करना है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक मतलब KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है जी, यानी KOH प्लस ROH, NaOH प्लस ROH। ROH मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस केस में हमने रिमूवल करनी है, एक तरफ से जाएगा H, दूसरी तरफ से जाएगा Cl, और जैसे हम कहते थे कि हमारे पास दो ग्रुप जब ऐड हो रहे हैं अपोजिट से, तो एंटी एडिशन थी, यहाँ पे दो ग्रुप निकल रहे हैं एंटी पोजीशन से, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन। क्या है ये? एंटी एलिमिनेशन। क्यों है ये एंटी एलिमिनेशन? इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2,
तो ये बन गया आपके पास प्रोपीन। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जिस पोजीशन पर हेलोजन रखा हुआ है उसको, उस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट वाले को कहेंगे बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमने कौन सी पोजीशन से बाहर निकाला है? अल्फा से नहीं निकालेंगे, हमेशा बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन लिया है तो दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, इसको आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि अल्फा से कार्बन, बीटा से हाइड्रोजन, यानी दो ग्रुप गए हैं, एक अल्फा से और एक बीटा से। तो दिस इज आल्सो नोन एज अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इन शॉर्ट बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हेलोजन ने तो जाना ही जाना है जहाँ से है, तो बेसिकली हाइड्रोजन कहाँ से लिया है ये मैटर करता है। दैट्स वाई इट इज सिंपली कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन थी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक क्यूएच थी। अल्कोहलिक क्यूएच इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल में आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है? इनके मिक्सचर से वी विल गेट एल्कोक्साइड आयन। क्या मिलेगा? इसको क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, ये आपका मीथॉक्साइड भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड मीथॉक्साइड। मीथॉक्साइड, ठीक है जी। इसी तरीके से हमें C2H5 के साथ भी OC2H5 नेगेटिव क्या कहेंगे? यस, इट इज टर्म्ड एज इथॉक्साइड आयन। मिथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन। तो जो अल्कोहलिक KOH है एक्चुअली उसका मिक्सचर हमें एल्कोक्साइड आयन देगा, और ये जो एल्कोक्साइड आयन है इट विल एक्ट एज अ बेस। ये क्या काम करेगा? बेस का रोल करेगा, और जो बेस होता है उसका टारगेट हमेशा हाइड्रोजन रहता है। एसिडिक हाइड्रोजन इज द टारगेट। उसका काम ही यही है हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाना। तो हम बेस लेंगे, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर लेकर के बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को बाहर लेगा, और यहाँ पर शो करेगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स हम ऊपर के डिस्कस करते हैं। इट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या फिर NaOH, और इसके मिक्सचर से आपको क्या मिलने वाला है? एल्कोक्साइड आयन। ट्रांस एलिमिनेशन है, इसको एंटी एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। इट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोजिशन से ये हेलोजन अपनी ट्रांसपोजिशन से, अपनी एंटी पोजीशन से हाइड्रोजन को लेकर भागेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन। ठीक है जी। अभी सेटजेफ की कहानी बाद में बात करते हैं। अगर मुझे ईज ऑफ एलिमिनेशन देखना है, ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन देखना है, तो आपको अल्कीन्स बने हुए प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। देखिए जी, यहाँ पर आपको हम बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले आपका होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इंटरमीडिएट में अगर बन रहे हैं, और फिर बाद में जाता है प्रोडक्ट। तो कभी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड कर सकती है? या तो वो रिएक्टेंट को फोकस करें, अगर रिएक्टेंट लेस रिएक्टिव होगा तो वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, है ना। तो यानी कि अगर आप रिएक्टेंट के थ्रू चेक कर रहे हो तो लेस रिएक्टिविटी वाला चेक करोगे। अब अगर इंटरमीडिएट को चेक करना है तो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी फास्ट होगी, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट फटाफट इसमें जाके कन्वर्ट होगा, और अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा तो वो कन्वर्जन चांसेस कम हो जाएंगे। तो यानी कि
रिएक्टिविटी जो है दैट इज कैन बी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हो सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, या फिर स्टेबल प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर रिएक्टेंट के थ्रू देखनी है तो वो लेस स्टेबल होना चाहिए, इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट के थ्रू देखनी है तो वो क्या होनी चाहिए, मोर स्टेबल। अब आप नहीं डिसाइड करोगे कि किसको किसके थ्रू देखनी है, ये उसका मैकेनिज्म डिसाइड करेगा किस में किसके थ्रू आपने रिएक्टिविटी देखनी है। एक्चुअली यहाँ पर जब एल्कीन बन जाएगी तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि भाई आपका जो ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन डीहाइड्रोजनेशन है वो फास्ट होगा या स्लो होगा। तो ये आपको याद रखना है कि डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में stability of alkene is the dominating factor to decide order of elimination। क्या ये बात समझ में आई है? इसको आप जरा हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हाईलाइट कीजिए। दैट इज हमने हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को ही चेक करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास RI RBr RCl है तो I बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, Br उससे स्लो होगा, तो RI जो होगा वो फास्टर एलिमिनेट होगा देन RBr एंड देन RCl। क्लियर है जी? और अगर आपका हेलोजन सेम है, फिर अगर मुझे चेक करनी है तो टर्शरी RX देन सेकेंडरी RX एंड देन प्राइमरी RX। तो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी के हिसाब से रहेगा, ठीक है जी। और बाकी सब मैकेनिज्म से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इसको हम मैकेनिज्म से डिसाइड करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर सपोज मैंने यहाँ पर लिया है CH3 CH Br CH2 CH3। अब CH2 को अगर मैं बॉन्ड को खोल करके लिखें, ये H है, ये सपोज ये वाला HA है, ये वाला HB है, ठीक है जी। तो अब आपको ये पूछा जाए कि A या B में से कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो अभी अभी हमने बात किया कि भाई एंटी पोजीशन Br का एंटी कौन सा है, ये है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी मैं आपको एक और बात कह रही हूँ कि अगर ये H एंटी वाला यानी ये वाला Br लेके जाता है अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3। लेकिन एंटी पोजीशन पे ये तीनों हाइड्रोजन भी तो खुले हुए होंगे, तो ये भी आपका एंटी पे रहेगा। चलिए मैं इसको भी खोल करके आपको बता देती हूँ। ये लीजिए H H और H, ठीक है। तो यानी अगर वो ये वाला H बाहर ले ले तो हमें क्या मिलेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3। यानी मेरे पास बने दो प्रोडक्ट्स, एक बना हमारा, एक क्या बना, ब्यूट-2-ईन, और एक क्या बना, ब्यूट-1-ईन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, आपने स्टेबिलिटी देखना है। स्टेबिलिटी या तो आपकी सबसे पहले तो देखी जाती है रेजोनेंस से, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, फिर आप देखोगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। हाइपर कंजुगेशन से याद कीजिए हम करते थे, ये आपका सिस्टम हो गया, इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर अगर ये आपका सिस्टम है
तो इसके एक तरफ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ओनली 1 अल्फा 1 नहीं है बेटा, ये 2 है ना। यहाँ पे अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये पूरे 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो कौन स्टेबल हुआ? ये आपका स्टेबल हुआ और ये आपका लेस स्टेबल हुआ। बेटा इस बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर तो स्टेबल एल्कीन को हम कहते हैं बेटा सेडजेफ प्रोडक्ट। सेडजेफ साइंटिस्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, सेडजेफ प्रोडक्ट। और ये वाली कौन सी है जी? इस प्रोडक्ट को लेस स्टेबल को हम कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? हॉफमैन्स प्रोडक्ट। अब यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? मोर स्टेबल इज द मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल इज मेजर, यानी कि सेडजेफ प्रोडक्ट आपका मेजर में आ गया। तो इस एलिमिनेशन का एक और नाम है, एक और हम इसको कहते हैं प्रोसेस, दैट इज वाया सेडजेफ एलिमिनेशन, क्योंकि सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। कुछ स्पेसिफिक एलिमिनेशन जिसकी हम आगे चल के बात भी करेंगे +2 के अंदर, उसमें हॉफमैन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है जी हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सेडजेफ प्रोडक्ट जो है वही मेजर है, यानी सेडजेफ मतलब स्टेबल, SS सेडजेफ इज अ स्टेबल, तो सेडजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। इसीलिए हम क्या कहेंगे? दिस एलिमिनेशन इज कॉल्ड, जो ऊपर मैंने लिखा था, दैट इज सेडजेफ प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसी वजह से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विद अल्कोहलिक क्यूएच, दैट इज कॉल्ड सेडजेफ एलिमिनेशन आल्सो। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सेडजेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अब एक और बात है, अगर मैं आपसे कहूँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो भाई ब्यूट-2-ईन, लेकिन ब्यूट-2-ईन के भी तो 2 वर्जन होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है? ट्रांस। तो हमारा प्रॉपर आंसर होगा ट्रांस ब्यूट-2-ईन, यानी 2 स्टीरियो आइसोमर थे, एक सिस ब्यूट-2-ईन और एक ट्रांस ब्यूट-2-ईन। इसमें से हमें प्रोडक्ट मिला ट्रांस ब्यूट-2-ईन। तो इस वजह से ये रिएक्शन हो गई स्टीरियो सेलेक्टिव। ये रिएक्शन क्या हो गई? स्टीरियो सेलेक्टिव। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर भी थे, एक ब्यूट-2-ईन और एक ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-2-ईन और ब्यूट-1-ईन क्या है? एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। तो क्योंकि दो स्ट्रक्चरल आइसोमर में से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल आइसोमर मिला है, तो इसी वजह से इस रिएक्शन को रिजियो सेलेक्टिव भी कहते हैं। रिजियो सेलेक्टिव, ठीक है जी। तो हमने ऊपर ये पॉइंट भी लिखा हुआ है, दैट रिएक्शन इज स्टीरियो सेलेक्टिव एज वेल एज रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव के साथ साथ रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन भी है, ठीक है जी। तो इट मीन्स ये स्टीरियो सेलेक्टिव एंड रिजियो सेलेक्टिव दोनों काइंड ऑफ रिएक्शन हो सकती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर, चलिए इसकी मैकेनिज्म भी कर लेते हैं एक बार हम, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम मैकेनिज्म। ये पहले आप एक बार सारा अगर कुछ रह गया है तो इसको नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हम बात एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं। सॉरी, ये रह भी गया हमारा। देखिए जी, बीटा एलिमिनेशन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस है, ठीक है, ट्रांस एलिमिनेशन है, डन है। इट इज सेडजेफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट, ये भी डन है। ईज ऑफ एलिमिनेशन हमने किस बेसिस पर किया? अगर RI, RBr, RCl या फिर टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, या फिर
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये तीनों में से आपने फैक्टर्स सेट करने हैं। और अभी हमारे पास नेक्स्ट 2 पॉइंट छोड़ करके ये मैकेनिज्म बेस्ड है और ये रिएक्शन आपकी स्टीरियो सेलेक्टिव एंड रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन रहेगी। ठीक है जी। तो अब हम पहले मैकेनिज्म करते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर अब यहाँ पर हम यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करें, मैकेनिज्म बेटा यहाँ पर मैंने लिया CH3, ये देखिए, और यहाँ पर हमने डाला अल्कोहलिक QH, अल्कोहलिक QH। देखिए ये Br है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये हो गई अल्फा पोजीशन। इस अल्फा के अगर मैं बीटा देखूं तो यहाँ पर 2 बीटा हैं। इस अल्फा कार्बन के 2 तरफ बीटा हैं, यानी इस अल्फा के 2 बीटा हैं। और 2 बीटा के अंदर हमने देखना है कि कहाँ से एलिमिनेशन फास्टर रहेगी। अभी हमने दोनों की अगर बात करें तो एक से हमें क्या मिलेगा जी, ब्यूट 1 इन, और दूसरे से ब्यूट 2 इन। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से हमें कौन से वाला मिलेगा, ब्यूट, हाँ जी, इसको मैं खुल करके लिख रही हूँ, ये लीजिए जी। यहाँ से हम इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने वाले, जो अंदर की तरफ को होगा उधर को आपने एलिमिनेशन करना है, ताकि आपकी जो अल्कीन बने मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के साथ बने, या मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड जिस पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। मोस्ट सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर से सिखाती हूँ आपको क्या मतलब है। मोर सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए ज़रा, इस एल्कीन पर कितने कार्बन लगे हुए हैं, 2, यानी 2 सब्स्टिट्यूशन है, और इस एल्कीन के ऊपर डायरेक्टली 1 कार्बन है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो सर्जेफ प्रोडक्ट यानी मोर स्टेबल को हम कह सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ये कोई भी लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है, तो आपको सभी लैंग्वेज से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही स्टेबल एल्कीन रहती है। ठीक है जी। तो यहाँ से चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड देगा। अब बेस, OR क्या है बेटा, बेस है, तो इसको आप OR करके भी लिख सकते हो, बेस करके भी लिख सकते हो। बेस जो है अल्फा हाइड्रोजन को टारगेट करे, बीटा हाइड्रोजन को टारगेट किया, और ये देखो जी, कभी भी बेस लेके जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो हाइड्रोजन लेके जा रहा है विदाउट इलेक्ट्रॉन एसिडिक पोजीशन से, यानी कि ये हाइड्रोजन जो जाएगा वो आपका क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, यानी बिना इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा। ठीक है। और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये वीक होना शुरू हो जाएगा और ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही ये अंदर आया, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, दिख रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं। 5वां बॉन्ड वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी है, वो सपने में भी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी थोड़ी देर के लिए भी मजबूरी में भी वो नहीं बनाना चाहेगा, तो चाहेगा नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पर उसको अगर एक नया बॉन्ड बन रहा है तो एक पुराने बॉन्ड को उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जब सिचुएशन जाएगी तो एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, नॉट इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसमें H वाला बॉन्ड जो है वो वीक हो चुका है। दिख रहा है आपको, एक मिनट, इसको मैं अभी ट्रांस नहीं लगाती हूँ, ये देखिए, इससे मैं दोनों केसेस पहले डिस्कस कर देती हूँ कि आपको समझ में आए कि हमने ट्रांस एलिमिनेशन ही क्यों ली है। तो अगर मैं ये हाइड्रोजन बाहर निकालती हूँ तो ये देखिए, इसका ये बॉन्ड वीक हो गया क्योंकि इसने बेस के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी था,
ठीक है, तो एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया। ये लीजिए CH3 और ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड उसका वीक हो गया। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, क्लियर है जी? ये लो, ये आ गया भैया। अगर ये आपको सिस पोजीशन से एलिमिनेशन शो करता तो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट कुछ ऐसी होती, बेस के साथ, ये लो, ये देखिए, अब आप खुद ही डिसाइड करिएगा। ये पोजीशन, ये इंटरमीडिएट, ज़्यादा इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो थोड़ी देर के लिए ठहर करके, रुक करके सांस ले लें, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट होता है जस्ट बने और ब्रेक डाउन हो गए, उनकी कुछ एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। अब मुझे बताइए कि ये वाली अपोजिट साइड वाली ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी या यहाँ पर रिपल्शन रहने से अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो ये जो है मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ये जो ट्रांजिशन बनी है दैट इज मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट यही है तो प्रोडक्ट भी यही आगे बनाएगी। और ये एलिमिनेशन कहाँ से लिया है? ट्रांस से। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ट्रांस या फिर एंटी एलिमिनेशन, ठीक है जी। और यहाँ से हमारे पास जो एल्कीन सामने आएगा, यहाँ पर इधर CH3 क्या बनेगा जी? यहाँ पर CH3 ऊपर की तरफ हो गया और H यहाँ पर नीचे की तरफ हो गया। और यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन से यहाँ पे आपको कौन सा आइसोमर प्रोडक्ट मिलने वाला है? ट्रांस आइसोमर एज अ मेजर प्रोडक्ट। सेडजेफ प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा है? ट्रांस। ना ही सिस है और ना ही ये आपका ये सिस भी नहीं है और ब्यूटवानिन तो है ही नहीं। तो इस तरीके से इस एलिमिनेशन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म। तो यानी ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक ही स्टेप रिएक्शन है। दिस इज वन स्टेप रिएक्शन। और +2 वाले बच्चे, अगर ड्रॉपर वाले बच्चे इसको देख रहे हैं तो केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से यहाँ पर जो मेजर स्टेप है, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, दैट स्टेप इज द ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन इज अ स्लोएस्ट स्टेप। और स्लोएस्ट स्टेप को ही RD स्टेप कहते हैं। और RD स्टेप में दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक आपका अल्काइल हैलाइड और एक आपका बेस। यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। कौन? RX के ऊपर भी डिपेंड करेगा और बेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो रही है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेप जो है वो स्टेप नहीं है प्रॉपर, ठीक है। तो वो आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन इज नॉट अ स्टेप। तो वो आपका यानी रिएक्शन इज अ सेकेंड, वन स्टेप रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर। अब ये हमारे पूरे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। एक बार देख लीजिए यहाँ पे जो हमने 2 पॉइंट छोड़े थे, नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म एंड इट विल फॉलो सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म। स्टीरियो सेलेक्टिव, रीजियो सेलेक्टिव हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये समझा रही हूँ। लीजिए, ये एक बार मैकेनिज्म को पूरी तरह से नोट कर लीजिए। एक मिनट, हम पीछे चले गए। हाँ जी, दैट इज द मैकेनिज्म। एक बार नोट कर लीजिए पूरी तरह, जो कुछ रह गया है, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है, हाँ जी, हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने आपको दिया यहाँ पर
क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन और आइडोसाइक्लोहेक्सेन। आपको बताना है ईज ऑफ एलिमिनेशन, ईज ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, तो ईज ऑफ एलिमिनेशन RI देन RBr देन RCl। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन है जिसमें मैं हेलोजन को सेम रखने जा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हेलोजन सेम है बेटा। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जेईई मेंस और नीट दोनों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर आपसे ईज ऑफ एलिमिनेशन याद कीजिए, मैंने कहा था ईज ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि इनके विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन पहले बना लीजिए, फिर देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। ये कौन सा एल्कीन बनाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, ये कौन सा हेक्सेन बनाएगा? ये देखिए इसके 2 बीटा है, एक ये बीटा है, एक ये बीटा है। अब ये विनाइलिक हाइड्रोजन तो नहीं लेके जाएगा क्योंकि विनाइलिक हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, शॉर्ट बॉन्ड है, स्टेबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो नहीं टूटेगा। तो वो कौन से वाला बॉन्ड बनाया लेकर जाएगा? यही वाला H लेकर जाएगा और यहाँ पर आपको 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइईन बनेगा और यहाँ पर भी विनाइलिक को नहीं लेके जाएगा, यहीं से हाइड्रोजन बाहर जाएगा एंड वी विल गेट दैट एल्कीन। आई थिंक बता सकते हो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस लोगे बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो एलिमिनेशन ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने आपको दिया, ये लीजिए जी, ये आपके पास है दिस और यहाँ पर वेज फॉर्म, वेज मतलब अबव द प्लेन है और इधर की तरफ CH3 अबव द प्लेन है और इधर की तरफ CH3 बिलो द प्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अल्कोहलिक KOH दे दिया, OR नेगेटिव दे दिया। अब आपको ये बताना है किस तरफ आंसर आएगा, किधर की तरफ को आपका H बाहर निकलेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर CH3 बिलो द है तो यानी H कहाँ रहेगा? अबव द प्लेन। यहाँ CH3 अबव द प्लेन है तो H क्या रहेगा? बिलो द प्लेन। ठीक है, यानी इस Cl के 2 बीटा हैं, एक अबव और एक H, एक बिलो, और Cl खुद अबव है। अगर वो खुद अबव है तो एंटी पोजीशन कौन सी होगी? बिलो वाली। तो यानी कि बिलो वाला हाइड्रोजन लेकर बाहर जाएगा तो इट मीन्स ये वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर आपकी एल्कीन आ गई, एल्कीन में ऑन द प्लेन, अब ये वाला CH3 ऑन द प्लेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली एल्कीन यहाँ पर बनेगी। अगर आपके पास ऑप्शन ये वाली होती तो इसका मतलब उसने चाहे चेंज कर दिया बट उन्होंने अबव द प्लेन वाली को छोड़ दिया, तो नहीं, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाता। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रही हूं, CH3 Br और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH में ये आपका जिस पर Br है दैट इज अल्फा और उसके साथ जो बीटा है वो खाली है, नो बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, यहाँ पर क्या है, ये वाली जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन यानी E2 सेकेंड ऑर्डर, इसका क्या मतलब है? सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन। इस एलिमिनेशन को क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन।
E2 fails. In the absence of in the absence of बीटा हाइड्रोजन की एब्सेंस में ये आपकी E2 एलिमिनेशन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो E2 एलिमिनेशन फेल्स इन द एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पर आप E2 एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है जी? क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ। C6H5CH3CHBr देखे कौन किसको रेजोनेंस किसको याद है। सॉरी, मैंने तो आंसर का हिंट दे दिया, बट एनी हाउ चलिए देखते हैं किसको याद है। यहाँ से मैंने डाला अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH डालने पर आपके पास इस अल्फा के भी 2 बीटा हैं। ये लीजिए जी, 2 बीटा हैं। तो आप जल्दी से दोनों प्रोडक्ट बनाइए। और पहले मैंने साइड वाला बीटा ले लिया, ठीक है जी। ये फिनाइल वाला के साथ वाला बीटा ले लिया। और दूसरे केस में मैंने लिया C6H5CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मैंने क्वेश्चन सिंपल बना दिया, जो चीज़ पूछनी थी वो मैंने पूछी नहीं। ये लीजिए जी, ये 1 मिनट, पेन चेंज हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। ये लीजिए CH3, एक और डालना था मुझे यहाँ पर। अब ये लो, अब मेरा क्वेश्चन सही हो गया। लो जी, CH2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेक्ट है। अब करिए ज़रा इसको। ये लीजिए, यहाँ पर भी मैं ज़रा सा कलर ठीक कर देती हूँ। ये लो, ये लीजिए। और दूसरी तरफ है C6H5CH2CH डबल बॉन्ड CH2CH3। आपको ये बताना है कि कौन सा ZF प्रोडक्ट रहेगा, कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो ZF होगा आंसर वही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस एल्कीन के पास है फिनाइल। तो ये अगर आपको ध्यान है कि ये रेजोनेंस है। और यहाँ पर आपके पास है 2 and 3 5 अल्फा हाइड्रोजन, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन। तो दैट प्रोडक्ट इज ZF's प्रोडक्ट। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है जी। समझ में आ गया है? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बाकी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।